Hello, my dear friends and my viewer. Welcome in my YouTube channel English Mentor VK सर। दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले हैं द मर्चेंट ऑफ वेनिस के बारे में। यानी द मर्चेंट ऑफ वेनिस का मतलब है कि वेनिस का व्यापारी। दोस्तों ये ड्रामा जो ये प्ले है ये शेक्सपियर के द्वारा कंपोज किया गया है या लिखा गया है और इसको 1596 यानी 1596 में ये ट्रेजी कॉमेडी आई थी। यानी इसको ट्रेजी कॉमेडी इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें ना तो पूर्णतः ट्रेजिडी होती है कोई भी और ना तो पूरी कॉमेडी है, क्योंकि ये इसमें ट्रेजी लास्ट तक होती है लेकिन पोर्शिया आकर के अपना लॉयर का रोल प्ले करती है। और तो अब हम इस प्ले की ओर चलते हैं। हम द मर्चेंट ऑफ वेनिस प्ले की स्टार्टिंग करें उससे पहले हम इसके इम्पोर्टेंट करेक्टर के बारे में जान लेते हैं। द ड्यूक ऑफ वेनिस, ये जो ड्यूक ऑफ वेनिस है ये एक तरह से जज का काम करता है वेनिस में, जिसके आगे ये लास्ट में एंटोनियो का ट्रायल इसी के सामने होता है। और ये एंटोनियो क्या होता है? एंटोनियो अ रिच क्रिश्चियन ऑफ वेनिस मर्चेंट, यानी ये एक क्रिश्चियन होता है जो वेनिस का व्यापारी होता है। और एंटोनियो ही का बेस्ट फ्रेंड होता है बेसानियो, जिसके लिए ये एक साइलॉग के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करता है जिसमें 1 पाउंड फ्लैश यानी मांस लिखा जाता है कि जब अगर ये जो उधार पैसा पेशानियों को देने के लिए एंटोनियो ले रहा है, अगर वो समय पर नहीं चुका पाया तो उसके लिए एंटोनियो का हार्ट यानी दिल के पास का 1 पाउंड मांस निकालकर शाइलॉक को देना होगा। ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करता है शाइलॉक से। और दोस्तों ये काफ़ी जनरस उदार होता है और हेल्पफुल, यानी बहुत काफ़ी ये सहायकमंद होता है अपने दोस्तों के प्रति। और ये एक्चुअली शाइलॉक से ही नहीं, ये काफ़ी, क्योंकि इसमें थोड़ा सा आपको रेशनल डिस्क्रिमिनेशन आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि शाइलॉक जो ये जो एंटोनियो होता है ये जितने ज्यूज होते हैं, जितने यहूदी होते हैं, उनसे काफ़ी ये घृणा करता है, क्योंकि ये खुद में एक क्रिश्चियन होता है। इसलिए शाइलॉक और ज्यू जितने होते हैं उनके प्रति एक थोड़ा सा हेट की भावनाएं होती हैं। और आगे हम देखते हैं बेसानियो। ये बेसानियो हम जैसा कि अभी बताए हैं कि एंटोनियो का फ्रेंड होता है और स्वेटर टू पोर्शिया, यानी ये पोर्शिया के लिए ये शादी का प्रस्ताव, यानी शादी करने के लिए एक प्रस्तावक भी होता है। और ये जो ग्रासेनियो है ये एक एंटोनियो और बेसानियो दोनों का ये फ्रेंड होता है और ये ये नरेशा से प्रेम करता है। लोरेंजो लोरेंजो ये भी एक एंटोनियो और बेसानियो का फ्रेंड होता है, जो कि हम आगे प्ले में जानेंगे। और ये जेसिका से प्रेम करता है। देखो अब सेलानियो और सेलारियो ये एक जैसे हैं, स्पेलिंग में थोड़ा डिफरेंसेस हैं लेकिन नाम एक ही जैसे लगते हैं। ये इनके अदर फ्रेंड होते हैं, यानी एंटोनियो और बेसानियो के अदर फ्रेंड होते हैं। और सेलारियो, इसमें जो सेलारिनो और सेलानिनो और ये दो होते हैं मर्चेंट ऑफ वेनिस, ये भी छोटे व्यापारी होते हैं वेनिस के। और जो सेलारियो होता है ये मैसेंजर होता है वेनिस का, जो जैसे नाव पर जो जाते हैं या जैसे जो बोट पानी में जाती है इनकी लुंकी, तो ये मैसेंजर का काम करता है। और जो लिनार्डो है ये सर्वेंट ऑफ बेसानियो, यानी बेसानियो का ये नौकर होता है। और जो शाइलॉक इसमें जो कहते हैं ना, ये एक तरह विलन का रोल जो प्ले करता है वो शाइलॉक होता है। ये रिच ज्यू होता है, यानी एक अमीर यहूदी होता है। और मनी लेंडर, यानी जो पैसा उधार देता है सूद पे, जो ब्याज लेता है और सूद पर पैसा उधार देता है, ये होता है शाइलॉक। ये कैसा है? ये यहूदी है। और बाकी जो ऊपर हैं वो सब क्रिश्चियन हैं। और नेक्स्ट देखते हैं।
और ये जेसिका जो होती है ये साइलाक की बेटी होती है। एक करेक्टर आता है ट्यूबल, ये यहूदी है यानी जीव ये भी है। ये ये साइलाक का फ्रेंड होता है। और लेंसलॉट गोब्बो एक नाम आता है, ये एक तरह से क्लाउन है। क्लाउन मतलब मस्खरा होता है। ये लेंसलॉट गोब्बो एक क्लाउन या मस्खरा या मजाकिया कह सकते हैं। ये इस प्ले का क्लाउन है। और सर्वेंट टू साइलाक, और ये साइलाक का नौकर भी है। और ओल्ड गब्बो जो है ये लेंसलॉट के फादर हैं, यानी जो ये लेंसलॉट गब्बो है इसके ओल्ड गब्बो ये फादर हैं। पोर्शिया, पोर्शिया एंड ब्यूटीफुल लेडी ऑफ बेलमाउंट, यानी एक बेलमाउंट एक प्लेस होता है, एक टाबू होता है जहाँ की एक ब्यूटीफुल लेडी होती है। और ये बेसानियो की आगे चल के पत्नी भी बनती है, वाइफ बनती है। और एंटानियो को बचाने का ये वो एक लॉयर का रोल प्ले करती है, जो कि एंटानियो को बचाती है लास्ट में। नरीसा के बारे में बताया है कि ये लेडी होती, वांटिंग लेडी इसको बोला जाता है, जो ये मतलब पोर्शिया की वांटिंग लेडी, या इसको मतलब एक वफादार एक तरह से नौकरानी ही होती है, लेकिन काफ़ी फ्रेंडली होती है। और प्रिंस ऑफ मोरक्को, जो प्रिंस ऑफ मोरक्को है ये भी स्वेटर टू पोर्शिया एंड और ड्यूक मैन, डार्क मैन। कहने का मतलब है कि ये भी पोर्शिया को बहुत चाहता होता है, ये भी शादी करना चाहता है, लेकिन ये काफ़ी काला होता है। जो प्रिंस ऑफ मोरक्को है आपको आगे प्ले में देखने को मिलेगा, ये काफ़ी काला, बदसूरत और योद्धा ही होता है, और ये पोर्शिया को चाहता है। लेकिन ये जब वहाँ जाता है तो ये गोल्ड कास्केट को चूज करता है, जिससे ये फेल हो जाता है शादी पोर्शिया से करने से। और दूसरा नाम इसी के साथ आता है प्रिंस ऑफ एरागोन। एरागोन का जो प्रिंस होता है ये भी ये स्पेनिश जो होता है नोबल मैन, यानी एक जेंटलमैन होता है, नोबल मैन होता है एक पेनिश केरा। और ये भी एक पोर्शिया से शादी करना चाहता है, लेकिन ये भी सही कास्केट को नहीं चूज कर पाता है। और ये सिल्वर कास्केट, हालांकि आपको 3 कास्केट आगे देखने को मिलेंगे, गोल्ड, सिल्वर और लेड। लेड को हम शायद रोंगा भी बोलते हैं। तो ये भी सिल्वर कास्केट चूज करता है, जिससे कि ये भी पोर्शिया से शादी करने में फेल हो जाता है। अब नाम आता है बल्थजार। ये बल्थजार जो होता है ये पोर्शिया का नौकर होता है, लेकिन आपको लास्ट में देखने को मिलेगा जब डिस्गाइज रोल प्ले करती है एज ए लॉयर पोर्शिया, यानी एक अपना जो वेश बदल कर जाती है वो जब कोर्ट में, तो वहाँ पर जब अपना नाम रखती है ये बल्थजार ही नाम रखती है पोर्शिया। आगे देखते हैं। डेफनो है, ये भी पोर्शिया का ही एक सर्वेंट होता है। और इसमें आपको कुछ कैरेक्टर देखने को मिलेंगे, जैसे मर्चेंट, ऑफिसर, द कोर्ट ऑफ जस्टिस, जो कोर्ट के जस्टिस के जो कुछ ऑफिसर्स होंगे वो भी देखने को मिलेंगे। और एक गोलेयर मिलेगा, म्यूजिशियन मिलेगा, सर्वेंट्स ऑफ पोर्शिया एंड अदर अटेंडेंट्स, यानी दरबारी और पोर्शिया के दरबारी वगैरह देखने को आपको आगे प्ले में मिलेंगे। ये हमारे थे इतने इम्पोर्टेंट कैरेक्टर जो जिनके नाम सामने आएगा। एक नाम इसमें आएगा आपको लारियो का, कोई मतलब इसमें करेक्टर केवल नाम आता है, बाकी कोई रोल नहीं दिखता है। केवल ये कि ये लॉयर होते हैं जो कि पोर्शिया के कजिन भी होते हैं, जिनके पास पोर्शिया जा कर के मतलब अपना एक पत्र के द्वारा और अपना डिस्गाइज रोल जो होता है वो कोर्ट में प्ले करती है। तो इतने करेक्टर हमको आपको आगे प्ले में देखने को मिलेंगे। अब दोस्तों अपने प्ले की स्टार्टिंग करते हैं। दोस्तों अब हम प्ले को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों द मर्चेंट ऑफ वेनिस का हम एक्ट फर्स्ट और सीन फर्स्ट भी देखेंगे आज। एक्ट फर्स्ट और सीन फर्स्ट में ये एक सीन होता है वेनिसा स्ट्रीट, यानी एक वेनिस की एक गली का होता है, जहाँ पर इंटर यानी आते हैं एंटानियो, सेलारियो और सेलानियो। जैसा कि हम पीछे बताए हैं, सेलारियो और सेलानियो ये एक छोटे वेनिस के व्यापारी होते हैं, जो कि एंटानियो और बेसानियो के फ्रेंड होते हैं। ये लोग एक गली में आपस में घूम रहे होते हैं, जहाँ पर ये सेलारिनो
अपने मित्र को देख करके यानी एंटानियो को देख करके एक क्वेश्चन करता है कि आस होता है एंटानियो जब ये गली में घूम रहे होते हैं तो उदासी देख करके एंटानियो की ये सेलारिनो बोलता है कि आज दुख का कारण क्या है, मतलब इस तरह से उदास क्यों हो। तब एंटानियो ये स्पीच यानी ये बोलता है कि इन सूद आई नो नॉट व्हाई आई एम सो सैड, यानी मुझे नहीं पता है, वास्तव में मुझे नहीं पता है उदास क्यों हूँ। यानी ये कहता है कि वास्तव में मुझे नहीं पता है कि मैं उदास क्यों हूँ। इट वरीज मी, और ये उदासी जो है मुझे काफ़ी परेशान करती है। और यू से इट, और तुम कह रहे हो कि ये उदासी तुमको परेशान करती है। बट हाउ आई कॉट इट, पता नहीं कैसे हम इस उदासी के पकड़ में आ गए। ये उदासी हमको फाउंड इट, कहाँ हमको हम इसको कहाँ पर मिल गए। और कम बाई का मतलब यहाँ पर होता है टकराना, या हम इससे कहाँ पर टकरा गए। इट व्हाट स्टेप इट इज मेड, ये कितनी कठोर है। वेयर ऑफ इट इज बॉर्न, ये कहाँ पैदा हुई। आई एम टू लर्न, मैं इसे जानना चाहता हूँ। कहने का मतलब ये है कि ये सेलानो एंटानियो से पूछते हैं कि तुम एंटानियो इस तरह से उदास क्यों हो। तब एंटानियो बोलता है कि मुझे नहीं पता कि मैं इस तरह से उदास क्यों हूँ, और ये उदासी मुझको परेशान करती है, और तुम मुझे देखकर ये कहते हो कि ये उदासी तुमको भी परेशान करती है। जैसे कि होता क्या दोस्तों कि जब हमारा कोई फ्रेंड उदास होता है तो हम उसको भी देख करके मतलब थोड़ा सा साथ में चलते होते हैं रोज, मतलब हंसी मजाक होता है, और एक दिन वो उदास हो जाता है तो हम लोगों को मतलब जैसे कि खराब लगता है। तो इसको भी खराब लग रहा होता है सैलानियों को, और जिससे ये अपने मित्र से ऐसा बोलता है। और तब ये एंटोनियो बोलता है कि मुझे नहीं पता है कि मैं परेशान क्यों हूँ, और तुम कहते हो कि मुझे देखकर तुम परेशान हो रहे हो। बट हाउ आई काट इट, यानी कहने का मतलब ये है कि हम पता नहीं कैसे इस उदासी के जकड़ में आ गए, और ये हम उदासी हमको कहाँ मिल गई, और कहाँ हम इस उदासी से टकरा गए। व्हाट स्टेप इज माई मेड, यानी ये किस चीज़ की बनी है और ये कहाँ पैदा हुई है, मैं इस चीज़ को जानना चाहता हूँ। आगे ये बोलता है कि एंड सच अ वांट विट, यहाँ पर वांट का मतलब चाहने से नहीं होता, एक वांट का मतलब होता है चाहना भी, और एक वांट का मतलब होता है कमी भी। तो ये बोलता एंटोनियो बोलता है कि सच अ वांट विट, यह ऐसी मंद बुद्धि है। सैडनेस, जो ये हमारी उदासी है हमको इतना मंद बुद्धि बना, मेक्स ऑफ मी, मुझको बनाती है। डेट आई हैव मच एडो, जो कि मुझे बहुत सारी परेशानियाँ, टू नो माई सेल्फ, इतनी परेशानियों के होते मैं खुद को नहीं जान पा रहा हूँ। कहने का मतलब वही है कि इसके पास इतनी ज़्यादा उदासी है, बोल रहा है कि हमारी जो बुद्धि है वो क्या है, मंद बुद्धि में कन्वर्ट हो गई इस उदासी के लिए, और जिससे कि हम आज अपने आप को भी नहीं पहचान पा रहे हैं कि मैं इतना उदास क्यों हूँ। मैं ये पता भी नहीं लगा पा रहा हूँ कि इतना उदास क्यों हूँ। और बोलता है योर माइंड इज टॉसिंग ऑन द ओशियन, यानी तुम्हारा माइंड यानी तुम्हारा जो दिमाग है वो समुद्र में है। क्योंकि ये लोग क्या होता था कि तब के लोग व्यापारी थे, और ये तब का व्यापार जो होता था वो समुद्र के रास्ते होता था। और समुद्र में हम लोग जानते ही हैं काफ़ी चक्रवात वगैरह, साइक्लोन वगैरह आते रहते हैं, जिससे कि काफ़ी नुकसान होने का डर भी लगा रहता था। तो सैलानियों को लगता है कि वेनिस से अपना सामान वगैरह जो भेजा है, साजो सामान बेचने के लिए, व्यापार के लिए समुद्र के रास्ते, उसमें अपनी पूरी पूंजी लगा दिया है। इसीलिए ये काफ़ी दुखी है, और इसीलिए सोचता है कहीं ऐसा ना हो कि समुद्र में कोई ऐसा तूफान वगैरह या कुछ आ जाए जिससे कि इसके जहाज़ वगैरह टूट जाएं। तो वो सोचता है कि ऐसा तो नहीं है कि सैलानियों इसी चीज़ से परेशान है। तब ये चीज़ बोलता है कि योर माइंड इज टॉसिंग ऑन द ओशियन, तुम्हारा जो माइंड दिमाग है वो इस समय समुद्र में है, यानी समुद्र में उछल रहा है, यानी समुद्र में है, क्योंकि वही सोच रहे हो। देयर वर
जहाँ वर वेयर योर एरोगॉइज विद पोर्ट्री स्टाइल। तो इसको समझाने का प्रयास कर रहा है कि जहाँ तुम्हारा जो व्यापारिक सामान से लदा हुआ और पोर्टले मतलब जो शानदार सॉयल मतलब जहाज जो है, जो एक पालदार जो जहाज है, वो काफ़ी शानदार तरीके से मतलब वो लदा हुआ लाइक सीन जा रहा है, वो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, अभी ऐसा उदास होने की ज़रूरत नहीं है। लाइक सीनियर्स, जैसे कि कोई शाही, आपका जो जहाज इस तरह से जा रहा है जैसे कोई शाही जहाज जा रहा हो। एंड रिच, यहाँ पर बहस मतलब होता है इम्पोर्टेंट लोग, यानी जो धनी और इम्पोर्टेंट लोग जैसे कि जो बिजनेस क्लास में चलने वाले लोग होते हैं, जिस तरह से ट्रेवल करते हैं, उसी तरह तुम्हारा भी जहाज एक शाही और अमीर और महत्वपूर्ण लोग जो बिजनेस क्लास जैसे ट्रेवल करते हैं, तो उसी तरह ऑन द फ्लड वो अपनी मौज में जा रहा है। और या तो कहें कि एज इट वर द पेजेंट्स ऑफ द सी, ये तो जब उसको देखकर ऐसा लगता है कि, या तो यह कहें कि उसको देखकर ऐसा लगता है कि वो कोई समुद्र का जुलूस जा रहा है, यानी इसको थोड़ा सा वो हाइपरबोल कर रहा है कि तुम्हारा जहाज इस तरह से जा रहा है कि जैसे समुद्र में कोई जुलूस जा रहा हो, इतनी शानदार तरीके से जा रहा है। डू डू ओवर पियर द पेटी ट्रैफिकर्स, जो कहने का मतलब है जो ओवर पियर मतलब जो होता है कि सर, इतना चेहरा, जैसे हम लोग कहते हैं ना कि कोई इतने शानदार तरीके से जा रहा हो, जैसे उसका मतलब आता है तो उसका हम चेहरा देखते रहते हैं, चेहरा देखते रह जाते हैं। तो ऐसे ही बोल रहा है कि जो उसके सामने छोटे मोटे तुच्छ जहाज आते हैं तो वो उसका क्या है, चेहरा देखते रह जाते हैं। दैट कर्टसी, और झुक जाते हैं, टू देम, उसके आगे, यानी वो जो जहाज छोटे मोटे हैं वो सम्मान में झुक जाते हैं, यानी रेवरेंस माने होता है सम्मान। तो दैट कर्टसी टू देम रेवरेंस, यानी सम्मान में झुक जाते हैं उन तुम्हारे जहाज को देख करके, उसके आगे यूं कहें तो शीश नवाते हैं तुम्हारे जहाज को देख करके, इतने शानदार तरीके से जा रहा है, तुमको इतना नाराज हो, इतना दुखी होने की ज़रूरत नहीं है। एज दाई फ्लाई बाई देम, और जो भी तुम्हारे जहाज के आगे छोटे मोटे जहाज पास हो रहे हैं या आस से पास से गुजर रहे हैं अपने छोटे मोटे पंखों के साथ, कहने का मतलब ये है कि सैलानियों अपने फ्रेंड को समझाने का प्रयास करता है, बताता है कि तुम्हारा जो दिमाग इस समय ओशियन में रखा है तो आप उसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है एक तरह से, क्योंकि जो तुम्हारा जो सामान से लदा हुआ और एक पालदार जो जहाज है काफ़ी हैवी, वो ऐसे जा रहा है जैसे कोई सीनियर हो या जैसे जो अमीर इम्पोर्टेंट पर्सन होते हैं जो जैसे बिजनेस क्लास में सफ़र करते हैं, उस तरह से तुम्हारा जो वो मौज से वो समुद्र में जा रहा है आपका जहाज। या फिर यूँ कहें कि उसको जब वो चल रहा है तो उसको देख करके ऐसा लगता है कि जैसे मालूम पड़े कि वो समुद्र का कोई जुलूस जा रहा हो, और जिसके आगे जब छोटे मोटे कोई जहाज आते हैं तो उसको देख उसका चेहरा ही देखते रह जाते हैं, और वही छोटे मोटे जो जहाज तुम्हारे जहाज के सामने से गुजरते हैं तो यूँ कह सकते हैं कि तुम्हारे जहाज को देख करके सम्मान से अपना सिर झुकाते हैं या सिर नवाते हैं। फिर इसके आगे सैलानियों कहता है कि बिलीव मी सर, मेरा विश्वास करो श्रीमान जी, हैड आई सच वेंचर फोर्थ, यदि आपकी तरह मेरा भी कोई जोखिम भरा कार्य होता, द बेटर पार्ट ऑफ माई अफेक्शन, तो यहाँ पर अफेक्शन का मतलब प्रेम से नहीं, यहाँ अफेक्शन का मतलब भावनाएं चिंताओं से है। तो मेरी अधिकांश चिंताएं या ज़्यादातर चिंताएं वुड बी विद माई होप अब्रॉड, कहने का मतलब है मेरी अधिकतर चिंताएं जो होती उसी के पास होती, यानी जहाँ हमारा वेंचर होता, जहाँ पर हमारा जोखिम भरा चीज़ होता या जिस तरफ जहाज जाता, तो उस जहाज में मैं रहता यहीं पर, लेकिन क्या है मेरी चिंताएं हमेशा वहीं लगी रहती। आई वुड बी स्टिल, और मैं एक पास खड़ा होकर के प्लकिंग द ग्रास, मैं प्लकिंग द ग्रास यानी घास का टुकड़ा तोड़ रहा होता, टू नो, जानने के लिए, वेयर सिट,
द विंड, कि हवा किस ओर बहती है। दोस्तों पहले का पैरामीटर हालांकि अभी भी होता है कि जब हम जानना चाहते होते हैं कि विंड किस ओर बहती है, तो हम क्या करते हैं, कोई तिनका उठाते हैं और हवा में छोड़ते हैं। जिधर तिनका उड़ जाता है तो हम समझ लेते हैं कि इधर इस ओर हवा बह रही है। तो यही चीज़ वो बोलने का प्रयास कर रहा है कि सैलानियों की हमारा बस भरोसा करो सर जी। जो तुम्हारी तरह अगर मेरा भी अगर इस तरह रिस्क वाला काम होता या मैंने रिस्क लिया होता, क्योंकि ये भी एक सैलानियों और सैलानियों ये दोनों भी एक व्यापारी ही हैं, तो वो समझ सकते हैं, वो बताने का प्रयास करते हैं एंटानियो से कि मेरी भी अधिकांश चिंताएं जो होती उसी जहाज के पर लगी होती, और मैं एक पास खड़ा होकर के एक घास का टुकड़ा तोड़ करके हवा में छोड़ रहा होता कि ये हव किधर, मतलब ये हमारा तिनका किस ओर उड़ रहा है या किस ओर इसकी हवा चल रही है। क्योंकि दोस्तों होता क्या था कि पहले पालदार नावें होती थी, और जो पाल लगाया जाता था समुद्र में बहती थी। ऐसा तो है ना था कोई इंजन वगैरह होता था, इंजन वगैरह तो होता नहीं था, उसी पाल के सहारे ही इधर से उधर व्यापार होता था। तो इन लोगों को जो हवाएं होती हैं उनका काफ़ी महत्व बढ़ जाता था तब के टाइम में। तो उस हवा को ये लोग देख करके ही नाव को और पानी या जहाज को अपने पानी में उतारते थे। और वही ये बोल रहा है कि ऐसा ना हो कि अपोजिट साइड में हवाएं बह रही हों, जैसे कि हमारी जो जहाज है वो टूट जाए या कहीं पानी में खो जाए या कोई चक्रवात में फंस जाए। तो इसलिए हवा का महत्व ज़्यादा देते थे। तो वही ये बोल रहा है कि हम भी एक पास खड़े होकर के घास का तिनका तोड़ करके चेक कर रहे होते कि हवा किधर की ओर बह रही है। और आगे कहता है कि इन मैप्स फॉर पोर्ट्स एंड piers and roads and every objects the might make me fear। कहने का मतलब ये है कि मैं उस मानचित्र को देख रहा होता, यानी घास तोड़ के हवा में चेक कर रहा होता और मानचित्र को देख रहा होता कि जो ये जिस बंदरगाह से होते हुए या जिस रास्तों, यानी पियर्स, पोर्ट्स और पियर्स दोनों एक ही बंदरगाह ही होते हैं, और रोड्स यानी जो रास्ताएं, जिस रास्ते पर हमारा जहाज गया है उस रास्ते पर का हम मानचित्र उठाकर देख रहे होते कि वो रास्ता कैसा है, कब उसमें कोई चीज़ ऐसा तो नहीं है कि कोई एंड एवरी ऑब्जेक्ट, उस प्रत्येक चीज़ को मैं चेक कर रहा होता जो माइट मेक मी फियर, जो मुझे मेरे अंदर शंका या भय पैदा करती। मिस फॉर्चून यानी किसके दुर्भाग्य का, टू माई वेंचर मेरे इस जोखिम के लिए, आउट ऑफ डाउट निसंदेह ही वुड मेक मी सैड, अगर मेरे साथ ऐसा होता तो मैं भी दुखी होता। कहने का मतलब यही है कि ये भी एंटानियो से बोल रहा है, क्योंकि एंटानियो जब ये जहाज अपना भेजा है तो वो अपनी पूरी पूंजी के साथ भेजा है, पूरी पूंजी लगा दिया है इस व्यापार में। इसीलिए उसको लगता है सैलानियों को कि ऐसा तो नहीं है कि एंटानियो इसीलिए दुखी हो कि सब कुछ लगा दिया है दांव पर, और अगर कुछ हो गया तो इसीलिए दुखी हो। तो वो भी बोल रहा है कि अगर श्रीमान जी तुम्हारे साथ जो मतलब जैसे रिस्क अगर हम भी लिए होते तो मेरी भी सारी मतलब अफेक्शंस यानी चिंताएं जो थीं वो भी उसी जहाज के साथ होती, और मैं भी शायद आज उदास होता और बार बार यही मैप देख रहा होता और उस रास्ते को बार बार निहार रहा होता, और उस रास्ते में पड़ने वाले जितने बंदरगाह हैं और मानचित्र में हम उसको बार बार देखते, और जो प्रत्येक चीज़ें जो शंकाएं हमारे अंदर पैदा करती हैं उनको सोच करके हम खुद दुखी हो जाते। ये बात सैलानियों कहता है। सैलानियों बोलता है, माई विंड मेरी सांसें, कूलिंग माई बर्थ मेरे सूप को ठंडा, इतना ज़्यादा ठंडा कर रही हैं, वुड ब्लो मी टू एन एग्यू, जैसे लगता हो कि वो मुझे एक बुखार की कपकपी की ओर ले जा रही हूँ। यानी यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि ये सोच कर मतलब ये थोड़ा सा घबरा रहा है। वही बोल रहा है कि हमको घबराहट इतनी ज़्यादा हो रही कि व्हेन आई थॉट, जब भी मैं सोचता हूँ, व्हाट हार्म ऑफ विंड टू ग्रेट, यानी इतनी तेज़ी से जो बहने वाली समुद्र, माइट टू एट सी, जो मतलब ये जो हवा बहेंगी अगर समुद्र में, आई शुड नॉट सी द सैंडी और ग्लॉस रन, यानी कहने का मतलब ये है कि जैसे मैं
उस सैंडी ग्लास एंड ऑल, जैसे कि पहले जो प्रत्येक क्षण होता था या समय नापने का जो एक पैमाना या पैरामीटर होता था, वो क्या होता था कि एक दो पेंदी का ग्लास होता था जिसमें एक तरफ रेत भर दी जाती थी और दूसरी तरफ रेत क्या होता था, गिरती रहती थी। उससे वो लोग टाइम का अंदाजा लगाते थे तब के समय में। तो आई शुड नॉट सी द सैंडी और ग्लास रन, जो मतलब वो बहती हुई, जैसे कि समय गुजरता हुआ, यहाँ पर कहने मतलब है कि समय गुजरते हुए उस समय के साथ जब मैं सोचूंगा, ये सब सोच रहा है, एक फैंटेसी है, एक कल्पना में सोच रहा है और वो बता रहा है कि अगर मेरे साथ ऐसा होगा और ऐसा ऐसा वो बोल रहा है सेलारिनो कि तब बट आई शुड थिंक ऑफ सैलो। सैलो का मतलब है यहाँ पर जो उथली जगह होती है जो समुद्र में, एंड ऑफ अ फ्लैट, और जो बिल्कुल फ्लैश होती है, जो मतलब एक किनारा होता है जहाँ पर पानी कम होता है, जहाँ पर जहाज फंसने के सबसे ज़्यादा चांसेज होते हैं। वही बोलता है कि जब शुड आई थिंक सैलो एंड फ्लैट, जहाँ पर एक बिल्कुल उथली जगह और एक फ्लैट जगह होगी। एंड सी माई वेल्दी एंड्रयू। एंड्रयू क्या होता था, तब के रोमन टाइम पे जहाज को एंड्रयू बोला जाता था। तो यहाँ पर एंड्रयू का मतलब जहाज से है, वही जो कमर्शियल व्हीकल्स या मतलब शिप्स हैं जो मतलब मर्चेंट नेवी हैं, वो सब क्या है, ये उनको एंड्रयू बोला जाता था इन माइथोलॉजी, क्या है मतलब इसमें रोमन में। तो एंड माई वेल्दी, जो मतलब जो इतना साजो सामान से भरा हुआ जो जहाज है, डेक, उसकी डेक इन सैंड, उसकी डेक जो है वो क्या है, सैंड में फंसी हुई है। वेलिन हर हाई टॉप लोअर देन, तो कहने का मतलब है यहाँ पर वो उसका जो डक है जो वो उसका क्या है, रेत में फंसा हुआ है। और वेलिंग हर हाई टॉप, जो उसका जो ऊपर का जो है वो क्या है, वो उसी की तरफ झुकाए हुए है, यानी नीचे नीचे की तरफ, एक तरफ जब जहाज फंसता है ना तो एक तरफ झुक जाता है, तो वही बोल रहा है कि एक तरफ उसका जो सिर है वो झुका हुआ है, लोअर मतलब नीचे की ओर, देन हर, यानी जब वो जहाज जब एक तरह से पलटने वाला टाइप का हो जाता है, जब कहीं फंस जाता है, देन हर रिप्स, और जो उसकी पसलियाँ हैं, पसलियाँ का मतलब जो साइड होती हैं जो ऊंची ऊंची, जो पानी में डूबी रहती हैं और पानी के ऊपर चलने में थोड़ा सा हेल्प करती हैं, वो रिप्स उसकी जो पसलियाँ हैं। तो किस हर ब्यूरियल, वो ऐसा लगता हो कि जैसे वो अपनी कब्र को चूम रही हूँ, यानी कहने का मतलब है कि वो जैसे कि अगर कोई कब्र हो तो उसमें सर जब झुकेगा तो ऐसा लगेगा कि जैसे कोई जहाज मेरे अपनी कब्र को चूम रहा है। तो वही यहाँ पर उससे तुलना की है कि लगता हो जैसे कि वो जहाज अपनी पसलियाँ जो उसकी हैं वो उस ब्यूरियल उस कब्र को वो चूम रहे हैं। शुड आई गो टू चर्च, और मैं चर्च चला जाऊंगा। एंड सी द होली एडिफिक ऑफ स्टोन, एडिफिक माने होता है, माने होता है उस इमारत, ऑफ स्टोन मतलब जो पत्थर की जो इमारत होती है, जो एक चर्च होती है वो पत्थर की इमारत होती है, उसको मैं देखूंगा। और मुझे याद आएगा, तब क्या याद आएगा, उसकी पत्थर की इमारत को देख करके हमको क्या याद आएगा, एंड नॉट बी थिंक, तो क्या मैं उस समय ये नहीं सोचूंगा कि स्ट्रेट ऑफ डेंजरस रॉक, जो हमारे जहाज के रास्ते में जो एक डेंजर रॉक जो चट्टान आई है, विच टचिंग बट माई, जो कि वो जिसके छूते ही बट माई जेंटिल व्हील्स साइड, जिसकी मतलब जो वो चट्टान समुद्र में पड़ती है और उस चट्टान से जैसे मेरी वो एक जेंटिल मतलब एक विनर्म जो व्हील्स, यानी जो हमारी जो उसकी जो साइड होती है, तो वो जैसे छुएगी वो इतनी कमज़ोर होती है, वुड स्कैटर, वो चिटक जाएगी, एंड वो चिटक जा गई, एंड ऑल हर स्पेसीज, और जो उसमें जो क्योंकि तब तो होता था, तब होता क्या था, जो ये लोग होते थे तो वो अपना काफ़ी मसाले वाला व्यापार करते थे, और जो स्कैटर वो फैल जाएगा, मसाला कौन सा जो मसाला उसमें भरा है वो फैल जाएगा, ऑन द स्ट्रीम, किस पर, समुद्र की उस जलधारा पर, इनरोब द रोरिंग वाटर, और इनरोब माने होता है कपड़े से ढकना, इनरोब एक तरह से होता है कपड़े से जैसे ढक लेना, तो यहाँ पर है इनरोब किससे ढकेगा, इनरोब द रोरिंग वाटर विद माई सिल्क्स, रोरिंग मतलब होता है दहाड़ता हुआ, क्योंकि हम देखते हैं ना कि काफ़ी समुद्र का पानी हलचल करता है, तो इनरोब द रोरिंग वाटर विद माई सिल्क, तो वो जो उसमें जो सिल्क है
उससे क्या होगा, उस दहाड़ते हुए पानी को वो ढक लेगा। बट इवन नाउ वर्थ दिस, जो अभी सामान जो हमारे जहाज में बढ़ा है, जो उसकी अभी कीमत है, एंड नाउ वर्थ नथिंग, और अब वो कुछ नहीं रहेगी। यानी जब वो जल में बह जाएगी तो उसकी कोई कीमत नहीं रहेगी। जो भी सामान जहाज में है तो उसकी तो कीमत है, लेकिन जल में बहने के बाद तो उसकी कोई कीमत रह नहीं जाएगी। तब सेल आई हैव थॉट, यानी तब क्या मेरे पास कोई विचार होंगे, टू थिंक ऑन, इस पर सोचने के लिए, या सोचने के लिए मेरे पास क्या विचार होंगे। एंड सेल आई लेक द थॉट, और तब मेरे पास मैं विचार हीन हो जाऊंगा। तब मैं क्या है, विचारहीन हो जाऊंगी, क्योंकि मेरे पास कोई विचार ही नहीं बचेंगे, क्योंकि इतना बड़ा नुकसान हो जाएगा। मैं सॉक्ड हो जाऊंगा, एक तरह से कहने का मतलब है वो सॉक्ड हो जाएगा, क्योंकि वो विचारलेस हो जाएगा, विचार लेक ऑफ थॉट हो जाएगा। दैट सच अ थिंग, और ऐसी चीज़ें बी चांस्ड, बाई चांस्ड, यानी कि अगर हमारे साथ होती बाई चांस, वुड मेक मी सैड, तो मुझको भी उदास कर देंगी। कहने का मतलब यही है कि जब ये एंटानियो का जहाज जब पानी में चल रहा होता, मतलब जैसे सोच रहा होता है कि एंटानियो इतना परेशान है अपने जहाज़ों को लेकर, तो वो कह रहा है कि ये इसने तो अपनी पूरी पूंजी लगा दी है, अगर बाई चांस अगर इसकी कोई ये पानी में धंस जाए, क्योंकि एक सही भी होता है कि ऐसा भी होता भी है इसके साथ, लेकिन ये सोच रहा है उस सेलारिनो कि हो सकता है इसीलिए एंटानियो इतना दुखी हो। तो बोलता है कि तुम्हारा जहाज जो है समुद्र में गया है, अगर वो समुद्र में किसी कारणवश टूट जाए, बिखर जाए, तो मैं भी इसी तरह, जैसे उसकी रॉक, एक जो चट्टान होती है समुद्र में, उसके आगे तो जहाज कुछ भी नहीं होता है, वो तो प्रत्येक सिरा उसका जो है इतना कमज़ोर होता है उस चट्टान के आगे। तो बोलता है कि इस तरह से टूट जाएगा। अगर मैं उस समय चर्च भी जाऊंगा ना, तो मैं जो चर्च की इमारत है उनको पत्थरों को देखकर मुझे उस चट्टान की याद नहीं आएगी क्या, जिस जिस एक चट्टान, उसी पत्थर जैसी चट्टान बनी जो मेरे जहाज को नष्ट किया है। तो वही ये सब बोल रहा है कि जहाँ पर हमको वो चट्टान की पत्थरों की बनी चट्टानें जो हमको याद दिलाएंगी कि मेरा जहाज कैसे टूटा, कैसे टकराया, और तब ये मैं सोच करके क्या मैं नहीं परेशान होंगू होंगे, तो मतलब तब क्या ये सोचकर मैं ये परेशान नहीं होऊंगा। ये सांत्वना दे रहा है एक तरह से एंटानियो को। बट टिल नॉट मी, किंतु एंटानियो तुम अभी मुझे मत बताओ। आई नो एंटानियो, मैं जानता हूँ एंटानियो, इज सेड टू थिंक अपॉन इज मर्चेंडाइज, जो आपका जो दुखी होने का कारण है वो आपकी मर्चेंडाइज, यानी जो आपका जो आपने जो रिस्क लिया है या जो आपने जहाज भेजे हैं उसी का आपको दुख है। ये बात सेलार्नो एंटानियो से अब तक कहता है। अब एंटानियो क्या कहता है? एंटानियो कहता है कि बिलीव मी, भरोसा रखो मेरा, भरोसा करो मेरा। नो, ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप सोच रहे हो कि मैं जहाज को लेकर के परेशान हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। आई थैंक माई फॉर्चून फॉर इट। थैंक मतलब यहाँ पर धन्यवाद देना नहीं है, यहाँ पर कहने का मतलब है कि एंटानियो बोल रहा है कि मैं ये तो सब अपने फॉर्चून, अपनी भाग्य पर छोड़ता हूँ कि मेरे साथ आगे क्या होगा, क्योंकि माई वेंचर्स आर नॉट इन वन बॉटम। कहने का मतलब जो मेरा वेंचर, जो मैंने जोखिम लिया है, वो कोई एक बॉटम यानी एक जगह पर नहीं लिया है। ट्रस्टेड नॉर टू वन प्लेस, और ना ही मैंने एक स्थान के लिया है, मतलब इसने कई क्षेत्र में भेजा। ये बोल रहा है कि मैंने जो ये रिस्क लिया है जहाज भेजने का, अब हम बस चिंता करें तो किसके किसके लिए करें। ना तो हमको एक जहाज भेजे हैं, ना तो एक स्थान के लिए भेजे, नॉर इज माई होल स्टेट। और जो मैंने जो पूरा अपना स्टेट लगाया है, जो अपना रिस्क लिया है, जो अपनी संपत्ति लगाई है, अपॉन देयर फॉर्चून ऑफ हिज प्रेजेंट ईयर, ना तो मैंने अपना जो पूरी संपत्ति लगाई है वो न इस साल के लिए लगाई है, तो मैं इसके लिए टेंशन नहीं मुझे कोई है। तो वही बोल रहा है, बिलीव मी नो थैंक फॉर्चून फॉर इट। मैं तो ये सब भाग्य पर छोड़ रहा हूँ, क्योंकि मैं ये सोचने बैठूंगा तो मैं किसके लिए टेंशन लूँगा, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि मेरा कोई एक ही जहाज गया है। माई वेंचर आर नॉट इन वन बॉटम, कोई ऐसा तो है नहीं कि कोई एक ही बॉटम पर लगा हुआ हो, और ना ही कोई ऐसा कोई स्थान है जहाँ पर वो एक स्थान पर जाए जिसके बारे में सोचें। अभी तो हर एरिया में गया है, तो हम उसके बारे में तो नहीं सोचते हैं। ये तो
ना तो मैंने अपने भाग्य को एक ही जगह पर आजमाया है, यानी ना तो ये साल के लिए आजमाया है। देयर फोर, इसलिए माई मर्चेंडाइज मेक मी नॉट सेट, तो इसलिए जो मेरी मर्चेंडाइज है, जो मेरी जो मतलब मर्चेंट में मैंने जो अपना इन्वेस्ट किया है, वो तो मुझे दुखी नहीं कर रहा है। तब सेलानियो बोलता वाई देन यू आर इन लव। वाई का मतलब क्यों नहीं है यहाँ पर बोलता तब तो तुमको मोहब्बत हो गई। तब वो सेलानियो बोलता है कि तब एंटानियो तुमको अगर ये भी दुख नहीं है कि तुम्हारा जो मर्चेंडाइज से तुम दुखी नहीं हो, तो इसका मतलब है कि इसका दुख का कारण जो है आपका, आपको कहीं प्यार हो गया है। तब एंटोनियो बोलता है फी फी छी छी, ऐसा नहीं है। सेलार्नो बोलता है नॉट इन लव नीडर। आपने देखा होगा कि नॉट और नीडर दोनों एक ही सेंटेंस में एक साथ नहीं प्रयोग होते हैं, क्योंकि ये सुपरफ्लास हो जाएगा। जैसे सेंटेंस अभी एडवांस इंग्लिश ग्रामर में अगर आप पढ़ रहे होंगे तो नॉट और नीडर दोनों एक साथ नहीं आ सकते, या तो आप नीडर का प्रयोग करेंगे नॉट। लेकिन यहाँ पर भाई शेक्सपियर का ड्रामा है, तो शेक्सपियर ऐसा नहीं कि गलत यूज किया है, शेक्सपियर इस पर इंटेंशन कर रहा है, इस पर थोड़ा सा प्रभावी बना रहा है कि मतलब थोड़ा जोर देने की बात कर रहा है। नॉट इन लव नीडर, तुमको प्यार भी नहीं है। देन लेट अस से यू आर सैड, तब तो से यू आर नॉट यू आर सैड, यानी तब तो हम कहेंगे तुम दुखी हो, क्योंकि बिकॉज यू आर नॉट मैरी, क्योंकि मेरी यहाँ मतलब शादी से नहीं, मेरी का मतलब यहाँ हैप्पीनेस से है। कहते हैं देन लेट अस से यू आर सैड, तो हम कहेंगे तुम दुखी हो, बिकॉज क्योंकि यू आर नॉट मैरी, क्योंकि तुम खुश नहीं हो। एंड इट वर यहाँ पर इट वर एज इजी फॉर यू, ये तुम्हारे लिए उतना ही आसान है टू लव, जितना कि हंसना एंड लीप, कूदना एंड से कहना यू आर मेरी, तुम हैप्पी हो, बिकॉज यू आर नॉट सैड, क्योंकि तुम दुखी नहीं हो। यानी कहने का मतलब ये है कि तो तुम प्यार, यानी वो जो बोलता है प्यार में वाली बातें, तो बोलता है प्यार में तो हम नहीं हैं, छी छी, प्यार से मतलब छी छी करता है वो, तो तुम प्यार में भी नहीं हो, और तो हम कहेंगे कि तुम दुखी हो क्योंकि तुम खुश नहीं हो, क्योंकि तुम खुश नहीं हो। और यह उतना ही आसान है जितना कि हंसना और कूदना और फिर कहना कि मैं खुश हूँ। यानी तुम ये कह रहे हो कि हम दुखी हैं, लेकिन हमको ये सब नहीं है, तो तुमको भाई दुख किस चीज़ का है, उसका कहने का मतलब है ये। तो फिर ऐसा तो है नहीं कि तुम खुश दिखाई पड़ रहे हो तो हम ये सब ना कहें। तो ऐसा कहना कि जैसे हंसना कूदना और फिर कहना कि मैं खुश हूँ, और वैसे ही तुम कर रहे हो कि तुम उदास भी हो और वो बता भी नहीं रहे हो। नाउ बाई टू हेडेड जेनस, तो दो सिरों वाले जेनस की कसम, नेचर हैथ फॉर्म्ड स्ट्रेंज फैलोज इन हर टाइम, यानी जो प्रकृति ने उसको फ्रेम्ड किया, उसको बनाया, उसकी रचना की है, स्ट्रेंज यानी मनुष्य की जो रचना की है, एक विचित्र मनुष्य की रचना की है। इन हर टाइम, अपने समय में, सम डेट, उसमें से कुछ तो, विल एवर मोर, यानी वो हमेशा, पीप थ्रो देयर आईज, वो अपनी आंखों से झांकते हैं। ऐसा कहने का मतलब है कि जो लोग ज़्यादा प्रसन्न होते हैं, तो जब वो हंसते हैं तो उनकी क्या होता है, जब वो गाल ऊपर को चढ़ जाते हैं तो उनकी आंखें छोटी हो जाती हैं। अक्सर आप सभी के साथ होता है ऐसा कि जब वो हंसते हैं तो उनकी आंखें छोटी हो जाती है। तो वही बोलते हैं कि उसमें जो कुछ लोग तो हैं ईवर मोर, जो हमेशा मुस्कुराते हैं, पीप थ्रो देयर आइज, वो अपने आंखों से झांकते हैं, वो हमेशा अपनी आंखों से झांकते हैं, यानी बहुत खुश रहते हैं। एंड लाफ लाइक पैरट्स एट्स अ बैग पाइपर, तो जो बैग पाइपर मतलब होता है जो बीन बजाने वाला होता है, जैसे कि तब के उसमें वहाँ पर क्या होता था कि जो पायरेट्स को जो बीन बजाने वाले होते थे, वो जैसे उनके कहने पर वो क्या होता था, पायरेट्स हंसता था। तो वैसे ही बोलता है कि जो ये जेनस है, ये नेचर के उस प्रकृति का, इसका दो सिर है ना, कहते हैं ना टू हेडेड ज्यूज, तो जो इसका एक सिर से जो होता है, जब उसकी रचना होती है तो क्या होता है कि मनुष्य काफ़ी हैप्पी होता है, इतना हैप्पी होता है कि अपनी आंखों से ही लगता है झांकता रहता है, तो मतलब कि बहुत खुश रहता है। और वो ऐसे हंसता है जैसे मालूम पड़ रहा है कि किसी के कहने पर हंस रहा हो, या बेफालतू का कह सकते हैं, बेफालतू का वो हंसता है, इतना खुश रहता है वो। और
दूसरी तरफ क्या होता है, और दूसरी तरफ सच विनेगर आस्पेक्ट, तो ऐसा लगता है कि जैसे वो उनका स्वभाव, जो आस्पेक्ट उनका टेम्परामेंट, यहाँ पर आस्पेक्ट मतलब है टेम्परामेंट, जो उनका स्वभाव होता है वो विनेगर की तरह, यानी एक तरह से तीखा और अजीब टाइप का होता है, जो मतलब हमेशा उदास रहते हैं। अ, जैसे कि बोलता है ना कि बोला है कि जो जो जेनस है, जेनस के दो सिर हैं, जब एक से रचना होती है तो क्या होता है, उस व्यक्ति उस सर से व्यक्ति क्या है, अब इतना ज़्यादा खुश रहता है, इतना जो खुश रहता है कि वो बेफालतू का खुश रहता है। और जब दूसरे सर की तरफ से रचना होती है जब मनुष्य की, तो वो क्या है, वो हमेशा उसका एक चेहरा उदास रहता है और एक तरह से हमेशा बहुत खुश रहता है, कि इतना उदास रहता है कि वो कभी हंसता ही नहीं है। तो उससे मतलब जेनस से उसकी तुलना कर रहा है, किसकी, एंटानियो की, सेलार्नो। और आगे कहता है कि that they will not show their teeth in way of smile। और वो ऐसे लोग जो होते हैं, जो विनेगर की तरह होते हैं, वो कभी नहीं मुस्कुराते हैं, वो अपने कभी दांत बाहर मतलब मुस्कुराएंगे भी तो दांत उनके बाहर निकल ही नहीं सकते, मतलब वो बिल्कुल मुस्कुराते ही नहीं, बिल्कुल हैप्पी ही नहीं रहते हैं। दो यद्यपि नेस्टर, नेस्टर एक क्या बोलते हैं रोमन, अगर आपने पढ़ा होगा नेस्टर के बारे में, जैसे कि डॉक्टर फर्स्टास में पढ़ा होगा, इसमें एक नेस्टर, नेस्टर एक योद्धा होता है जो कभी बिल्कुल मतलब हंसता ही नहीं है। तो वो उससे तुलना करता है कि मतलब नेस्टर भी आके, मतलब जब वो कभी मुस्कुराता ही नहीं, हंसता नहीं, मतलब बहुत अच्छा योद्धा होता है लेकिन वो कभी मुस्कुराता हंसता नहीं है। तो यहाँ पर सैलानियों जो होता है वो किससे तुलना करता है, यद्यप जैसे नेस्टर स्वेर कसम खाए कि द जेस्ट बी लाफेबल, जो ये जेस्ट, जेस्ट मतलब जब होता है ये एक तरह से जो ये मजाक है, ये क्या है, हंसने योग्य है। तो अगर वो भी कसम खाए आके कि नहीं, ये जो मजाक आपने किया है ये भी एक हंसने योग्य है, तब भी क्या है, तुम नहीं हंसोगे। मतलब जैसे वो जैनस के जैसे जो दो सर हैं, तो उसमें से जो एक जो उदासी वाला सर है, उससे अगर वो भी आके कहे कि ये हंसने योग्य है, तब भी नहीं हंसेगा। ये एक तरह से सटायर कर रहा है एंटानियो के ऊपर। और यहीं पर हमारा प्ले, आज हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। आगे हम देखते हैं कि आगे में इंटर बेसानियो, अब बेसानी, इतने में बेसानियो आते हैं, लोरेंजो आते हैं और ग्रेसानियो, ये क्या है, आपस में फ्रेंड होते हैं, जो कि अब आ जाते हैं। तो अब देखते हैं कि ये नेक्स्ट वीडियो में यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। और दोस्तों इंटरेस्टेड लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और आपके ही मतलब आपका फीडबैक का मैं मतलब हमेशा थोड़ा सा वेट करूँगा, क्योंकि आप जैसा इस पर रिस्पॉन्ड करेंगे तो वैसे ही हम आगे इसको बढ़ाएंगे, अन्यथा हम यहीं पर रोक देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, until then take care, meet you next video।